नौशाही डिस्ट्रीब्यूशन टेस्ट सीरीज। दिल्ली सल्तनत में दीवाने अर्ज विभाग की स्थापना किसने की थी? बलबन, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी या फिरोज तुगलक? कौन सा इसका सही आंसर है? एक, दो, तीन, चार। देखिए, ये गयासुद्दीन बलबन था। इसने इसकी व्यवस्था की थी और ये गुलाम वंश से संबंधित है। सबसे पहले आप मोहम्मद गोरी के बाद में 1206 तक, करीब 1206 से 10 तक कुतुबुद्दीन ऐबक ने राज किया था। इसके बाद उसका दामाद जो कि इल्तुतमिश था, पहले यह प्रशासनिक व्यवस्था में इसे शामिल किया गया था, जो कि एक तुर्क था। बाद में यह दामादी बना। उसके बाद ये प्रशासन, जो शासक भी शासन इसी ने चलाया फिर। और इल्तुतमिश ने अपनी बेटी रजिया सुल्तान इसको शासन बनाया था, ना कि बेटों को। और काबिलियत के लिए इसके बेटे इतने काबिल नहीं थे जितना रजिया सुल्तान थी। अपेक्षाकृत रजिया सुल्तान ज्यादा सक्षम थी, पर ये स्त्री होने की वजह से इसको शासन प्रशासन ने इन्हें एक्सेप्ट नहीं किया, तो इन्हें हटा दिया गया था। और इसके बाद में जो बलबन था, वो पहले इसके रजिया सुल्तान के घोड़ों का रखवाला था। एज अ प्रशासन में ये शामिल किया गया था। बाद में ये 1265 तक इसने शासन किया था और 1286 तक इसकी मृत्यु हुई थी। चलिए इसकी व्याख्या देते हैं, आपको सब समझ आएगा सारी। दीवाने अर्ज क्या होता है? दीवाने अर्ज की स्थापना गयासुद्दीन बलबन ने की थी। यह सैन्य विभाग और दीवाने अर्ज का प्रबंधन आरिज ए मुमालिक करता था। दीवाने अर्ज का प्रबंधन आरिज ए मुमालिक करता था। दीवाने अर्ज में होता क्या था? यहाँ पर अर्जी लगाई जाती थी। अर्जी किस चीज की? सेना में भर्ती होने की। सैनिकों की भर्ती, सैनिकों और घोड़ों की रखना, उनका रखवाला बनना, रसद की व्यवस्था करना, सेना का निरीक्षण और सजावट की व्यवस्था करना, प्रशिक्षण करना, ये सब इस दीवाने अर्ज में होता था। दीवाने अर्ज दिल्ली की सल्तनत का एक महत्वपूर्ण संस्था थी। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक जैसे बाद में सुल्तानों में इस विभाग को मजबूत किया था कि जब ये व्यवस्था की जाती है तब उसकी खामियां और उसके परिणाम है वो तुरंत पता नहीं चलते, वो बाद के शासकों द्वारा उसको मॉडिफाइड किया जाता है और कई बार इसे मैनिपुलेट भी किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दीवाने अर्ज की स्थापना किसने की थी? देखिए, इस सारी जो दीवाने अर्ज क्या था, ये दीवाने अर्ज की प्रमुख कार्य योग्य सैनिकों की भर्ती, सैनिकों के नियमित वेतन, घुड़सवार, कैवेलरी, इन्फेंट्री की देखरेख करना, अश्व परीक्षण, प्रशिक्षण, दाग और हुलिया प्रणाली और बलबन के घोड़ों के दाग लगाने की प्रणाली, सैनिकों को हुलिया, हाजिर और उनकी पहचान दर्ज की जाती थी, सैनिकों की अनुशासन और प्रशिक्षण और शस्त्रों के और किलों की सुरक्षा। अर्थात जो डिफेंस फोर्सेस से जो प्रशासन है उसके बारे में सब कुछ, सरहदों और सीमाओं की देखरेख भी दीवाने अर्ज में की जाती थी। प्रमुख अधिकारी कौन होते थे? अर्ज ये मवालिक होता था जो कि इसकी देखरेख करता था। दीवाने अर्ज की महत्वपूर्ण सुल्तान जैसे बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, जो कि 1296 से 1316 तक सेना में दाग और हुलिया प्रणाली को प्रभावित किया था। और मोहम्मद बिन तुगलक सेना का आकार बढ़ाया और नए सैनिकों का सुधार किया। फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया था इसमें? सेना के कल्याण के लिए कई योजनाएं लागू की थी फिरोज शाह तुगलक ने। दीवाने अर्ज की विशेषता, यह दिल्ली सल्तनत का प्रमुख सैन्य विभाग था। सेना भर्ती, वेतन, अनुशासन, प्रशिक्षण आदि के कार्य करता था। सीमाओं की रक्षा, आंतरिक विद्रोह को दबाने में मदद करता था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्करी संप्रदाय की मुख्य पीठ अवस्थित है? ये आर्ट एंड कल्चर से आ गया। श्रृंगेरी, पठानपुर, नदिया में या वाराणसी में? देखिए, वर्करी संप्रदाय की मुख्य पीठ पठानपुर में है, जो कि विठल देव की पूजा करते हैं पठानपुर में। इसकी इसका सही आंसर दो है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। वर्करी संप्रदाय की मुख्य पीठ आनंदी, देहू, पैठण और शेगांव। आनंदी कहाँ पर है? संत ज्ञानेश्वर की समाधि है यहाँ पर। और देहू में संत तुकाराम की जन्मभूमि है। पैठण जो कि एक नाथ से जुड़ा एक स्थान है, संत एकनाथ जी से। और शेगांव गजानन महाराज संप्रदाय का जुड़ा स्थान है। वर्करी संप्रदाय क्या करता है? देखिए, भक्ति और कीर्तन की परंपरा इनमें रही है। वर्करी संप्रदाय हरि नाम संकीर्तन, भगवान के नाम का जाप करते हैं और भक्ति संतों की रचनाओं को गाकर भगवान की आराधना करते हैं। भक्ति का स्वरूप निराकार और ब्रह्म सगुण शक्ति दोनों का समन्वय करता है। पट्टनपुर यात्रा, जो कि वारी यात्रा के नाम से भी जानते हैं, हर साल आषाढ़ शुक्ल एकादशी। आषाढ़ शुक्ल एकादशी का मतलब है जो हिंदी जो महीने हैं
उनका चौथा महीना शुक्ल एकादशी अर्थात 11, ये देव सोमनी 11 भी बोलते हैं इसे। जब देव सोते हैं, देव सोने का अर्थात भगवान विष्णु सोते हैं, और कार्तिक शुक्ल एकादशी देव अपनी 11 जब विष्णु भगवान को जगाया जाता है। इसमें इसके मध्य मांगलिक कार्य नहीं किए जाते, या तो इससे पहले किए जाते हैं या इसके बाद में किए जाते हैं। को उसी समय वारी यात्रा पठनपुर में वारी यात्रा होती है। लाखों वारीकर पैदल यात्रा करके ज्ञानेश्वर पालकी और तुकाराम पालकी देहू से, आनंदी से देहू लेकर पठनपुर पहुंचते हैं। यह यात्रा भक्ति, सेवा और समर्पण का प्रतीक मानी जाती है। सामाजिक सुधार में ये सामाजिक समानता, जातिवाद और विरोध और भक्ति माध्यम से आत्मा की शुद्धि का संदेश देते हैं। संत तुकाराम और संत नामदेव के ने समाज के हर वर्ग को भक्ति का अधिकार दिलाया। वारिकर संप्रदाय शाकाहार, सत्य और अहिंसा को बढ़ावा देता है। वारिकर संप्रदाय का स्वरूप धार्मिक और भक्ति प्रधान है। समाज सुधारक है, सरल और सादा जीवन जीते हैं, जिसमें त्याग, अहिंसा और सत्य को अपनाते हैं। वारिकर प्रतिदिन हरि नाम जप रामकृष्ण हरि करते हैं। रामकृष्ण हरि जो इनका मूल मंत्र है। वारिकर संप्रदाय के प्रमुख संत ज्ञानेश्वरी और अमृता अनुभव ग्रंथ लिखे इन्होंने। ज्ञानेश्वरी और अमृता अनुभव जो कि 1275 से 1296 के मध्य जीवित रहे। उनके बाद इन्होंने समाधि ली। संत नामदेव 1270 से 1350। इनकी रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में भी शामिल है, इनकी रचनाएं। और संत तुकाराम जो कि 1608 से 1649 अभंग रचनाएं लिखी, भक्ति को जन जन तक पहुंचाया। संत एकनाथ, इन्हें एकनाथी भागवत लिखी और समाज सुधारक थे। संत जनाबाई वारकरी संप्रदाय की एक प्रमुख महिला संत थी। संत जनाबाई, संत गोरा कुमार, संत सावता माली, संत चोखा मेला भक्ति और सामाजिक सुधार के प्रतीक में जाने जाते हैं। वारकरी संप्रदाय की विशेषताएं क्या कहती है? भेदभाव रहित समाज की परिकल्पना, समाज सुधारक के तौर पर भगवान विठोबा की भक्ति करते थे। हरि नाम संकीर्तन, हरे कृष्ण हरि इनका मूल मंत्र था, के माध्यम से आध्यात्मिकता और वारी यात्रा, पठनपुर, भक्ति और सेवा का संगम। संत साहित्य का योगदान, अभंग, ओवी और कीर्तन के माध्यम से संदेश, संतों के जीवन से प्रेरणा, सादगी और ईमानदारी और परोपकार का संदेश देता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित घटनाओं का सही कारण करना है। लखनऊ समझौता, स्वराज दल की स्थापना, जलियांवाला बाग हत्याकांड, बाल गंगाधर की मृत्यु। देखिए, सबसे पहले लखनऊ समझौता हुआ था जो कि 1916 में हुआ था। जलियांवाला बाग 1919, उसके बाद बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हुई थी। उसके बाद स्वराज दल की स्थापना हुई थी। तो थर्ड इसका सही आंसर है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। लखनऊ समझौता 1916 में विशेषताएं और गतिविधियां। लखनऊ समझौते में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ था। यह समझौता हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देने के लिए किया गया था, जो कि एक महत्वपूर्ण पहलू था इसका। इस समझौते के तहत दोनों पार्टियों को ब्रिटिश सरकार के से स्वशासन की मांग करना था। उसके बाद स्वराज दल की स्थापना, नहीं ये दूसरा नहीं, ये तीसरा है। जलियांवाला बाग 1919 में हुआ था। उसके बाद 1920 में बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हुई थी। उन्होंने स्वराज की मांग की और स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर आऊंगा का नारा दिया था। उनकी मृत्यु 1 अगस्त 1920 को हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वराज दल की स्थापना, विशेषता और गतिविधियां। स्वराज दल की स्थापना मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने की थी। स्वराज दल, इसका उद्देश्य ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विधायिका में प्रवेश का कर स्वशासन की मांग करना। इस दल ने केंद्रीय विधानमंडल की 104 में से 42 सीटें जीती और सरकार की नीतियों का विरोध किया। अगला क्वेश्चन, द सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी और सोशल सर्विस लीग, सेवा समिति और सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन, इनके प्रवर्तक, इन संस्थाओं के प्रवर्तक कौन कौन थे? और इन संस्थाओं के प्रवर्तक जो सही सुमेलित नहीं है उसको छाटना है। द सर्वेंट इंडियन सोसाइटी, जी.के. गोखले, ये इसका सही आंसर है। सोशल सर्विस लीग, एम.एन. जोशी, ये इसमें शामिल थे, प्रवर्तक थे, सही बात है। सेवा समिति, एच.एन. कुंजरू, ये भी सही बात है। और सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन, श्री राम वाजपेयी, ये गलत है। सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन, देखिए ये
पूरा संगठन था जो कि कई सारी संस्थाओं से मिलकर बना था। तो श्री राम वाजपेयी नहीं थे, इसमें कई सारे नेताएं थे। चलिए व्याख्या देखते हैं, व्याख्या में सब कुछ पता चल जाएगा। द सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, जो कि गोपाल कृष्ण गोखले ने साल 1905 में की थी। यह सोसाइटी भारत के विभिन्न धर्मों और जातियों के एकजुट करने और कल्याणकारी कार्यों को शिक्षित करने के लिए बनाई गई थी। यह देश का पहला धर्मनिरपेक्ष संगठन था। और ये सोसाइटी के बारे में कुछ खास बातें, इसका मुख्यालय पुणे में था और इसके अलावा चेन्नई, मुंबई, इलाहाबाद और नागपुर में इसकी शाखाएं थी। कई स्वास्थ्य देखभाल की पहले की थी और महिलाओं के अधिकार सशक्तिकरण के लिए मुद्दे उठाए। बाल विवाह और विधवा विवाह जैसी प्रथाओं को खत्म करने की योगदान दिया था। सोसाइटी ने बाढ़, भूकंप, चक्रवात जैसी प्राकृतिक आपदाओं को राहत और सहायता दी थी। इस सोसाइटी ने टिकाऊ कृषि पद्धतियों को बढ़ावा दिया था और स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए स्वच्छता सुविधाओं का सुधार किया था। ये थे गोपाल कृष्ण गोखले साहब। सोसाइटी उस समय की एक झलक। गोपाल कृष्ण गोखले, द सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी। ये सोशल सर्विस लीग के बारे में पूरी व्याख्या। सोशल सर्विस लीग की स्थापना सेंट जेवियर्स कॉलेज में फादर MM बालगुएर ने 1951 में की थी। ये सामाजिक रूप से प्रासंगिक मुद्दों के बारे में चिंतित छात्र सदस्यों से बना एक स्वैच्छिक संगठन है। इसका कोई औपचारिक पंजीकरण नहीं था, तो यह एक स्वैच्छिक संगठन था। इसकी गतिविधियां किस प्रकार, गरीब बच्चों को पढ़ाना, छात्रों को, अर्थात सामाजिक परिकल्पनाओं और अकाल, बाढ़, महामारी जैसी आपदाओं के लिए राहत कार्यों का काम करना, गरीबों के कल्याण कार्यक्रम के बेसहारा लोगों के लिए काम करना। सोशल सर्विस लीग, नारायण बल्लाळ जोशी ने बॉम्बे में सोशल सर्विस लीग की स्थापना की थी और इसकी प्रमुख गतिविधियां शिक्षा के क्षेत्र में रही है। स्कूल, पुस्तकालय, पठन, नर्सरी और सहकारी समितियां चलाई गई थी। ने गरीबों को, अनपढ़ों और कानून सहायता की सलाह दी थी। कुछ इस प्रकार है। उस समय स्कूलों में जब खाना खिलाया जाता था, इसकी तस्वीरें कुछ इस प्रकार से दिखता है। नारायण बल्लाळ जोशी, जो कि 1879 से 1955 तक जीवित रहे थे। 1911। चलिए अगला विषय देखते हैं। हृदयनाथ कुंजरू 1914 में सेवा संगठन का गठन किया था। ये सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी के सदस्य भी थे। सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी का गठन 1905 में पुणे में, महाराष्ट्र में गोपाल कृष्ण के द्वारा किया गया था। सेवा समिति का मकसद प्राकृतिक आपदाओं के दौरान ये कुछ इसी प्रकार से थी। काम इसके सोशल रिफॉर्मेशन और इन्हीं से संबंधित थे। भारतीय सुधार संघ, भारत के मूल्यवासियों के लिए नैतिक सुधार, नैतिकता को बढ़ावा देना इसका मकसद था, को बढ़ावा देने का कार्य किया गया था। एसोसिएशन के व्यापक उद्देश्य गतिविधियों को 5 विभागों, संस्था, साहित्य और महिला सुधार, शिक्षा, संयम और दान के माध्यम से पूरा किया जाना था। यह 18वीं-19वीं शताब्दी में हुआ था और ये आप मेंस में इसके लिख सकते हैं। राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन के प्रवर्तक कंदुकुरी वीरेशलिंगम पुतुलु थे। उन्होंने 1871 में इस संगठन की स्थापना की थी और वीरेशलिंगम ने विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करने और नाच लड़कियों को हटाने के लिए एक अभियान चलाया था। चलिए अगला लक्षण देखते हैं। क्रांतिकारी जो हार्डिंग बम कांड में शामिल नहीं थे, सेठ अमीरचंद, मास्टर अमीरचंद, ये थे। भगवती चरण बोरा और भाई बाल मुकुंद, ये भी थे। अवध बिहारी, ये भी थे। भगवती चरण बोरा इसका सही आंसर है, शामिल नहीं थे। चलिए इसकी व्याख्या। इसमें रास बिहारी बोस, बसंत कुमार विश्वास, अमरेंद्र चटर्जी, अविनाश चंद्र भट्टाचार्य के संगठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस घटना का विवरण 23 दिसंबर 1912 में चांदनी चौक दिल्ली में मध्य हुआ था। ये बम फेंकने का कारण। हमले का उद्देश्य 1911 में भारत सरकार के राजधानी कोलकाता में दिल्ली स्थानांतरित कर दी गई थी। उसके विरोध में यह हमला किया गया था। इसके परिणाम क्या कहते हैं? कड़ी जांच हुई। 1915 में फांसी दे दी गई थी बसंत कुमार विश्वास को।
रासबिहारी बोस बच निकले और बाद में जापान चले गए थे। आजाद हिंद फौज की नींव रखी थी, जहां उन्होंने बाद में रासबिहारी बोस की मदद से सुभाष चंद्र बोस ने इनकी काफी मदद की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गांधी इरविन समझौते की मध्यस्थता, आप उन्हें पोज करके पढ़ लीजिएगा। गांधी इरविन समझौते की मध्यस्थता की आधारभूमि किसने की थी? तेज बहादुर सप्रू इसका सही आंसर है। मोतीलाल नेहरू, एडी बिसेंट, चिंतामणि ये नहीं थे, तेज बहादुर सप्रू इसमें महत्वपूर्ण है। इस समझौता किस प्रकार से किया गया था? ये 5 मार्च 1931 को हुआ था। ये समझौता लंदन के दूसरे गोलमेज सम्मेलन से पहले हुआ था। इस समझौते का महात्मा गांधी ने कांग्रेस की ओर और लॉर्ड इरविन ने भारत के ब्रिटिश वायसराय के तौर पर हस्ताक्षर किए थे। इस समझौते के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन की अवधि खत्म हो गई थी। इस समझौते के बाद भारतीय घरेलू इस्तेमाल किए जाने वाले नमक की बनाने की अनुमति मिल गई थी। इस समझौते के बाद गांधी जी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। परिणाम और विशेषताएं। सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह के समर्थक इससे असंतुष्ट थे, क्योंकि भगत सिंह को फांसी से बचाने के लिए कोई शर्तें इसमें नहीं रखी गई थी। उसी समय क्योंकि गांधी ने इरविन के सामने इस समझौते से संबंधित सारे मुद्दे रखे, परंतु उनकी फांसी जो 31 मार्च के समथिंग हुई थी, उनके बारे में किसी बचा सकते थे, परंतु नहीं बचाया। ये पूरी तरह कहना गलत होगा कि हाँ बचा ही सकते थे, क्योंकि उस समय कानूनी दांवपेच का खेल काफी ज्यादा था और एक तरफा सरकार थी। तो सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह के समर्थक इससे असंतुष्ट थे, क्योंकि उन्होंने मुद्दा भी नहीं उठाया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्यस्थता किसने की और क्यों? इसमें मध्यस्थता तेज बहादुर सप्रू और जयकर जैसे उदारवादी नेताओं ने की थी। नमक सत्याग्रह, अंग्रेजी शासन की छवि खराब हो रही थी, इस वजह से इन्होंने इसको बढ़ावा दिया। समझौते के मुख्य बिंदु। महात्मा गांधी सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करेंगे और कांग्रेस तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी। ब्रिटिश सरकार हिंसा में शामिल हो लोगों को रिहा नहीं करेगी। भारतीयों को मिलने वाले लाभ, इसमें राजनीतिक कैदियों की रिहाई, भारतीयों को समुद्र किनारे नमक बनाने की अनुमति, शांतिपूर्ण प्रदर्शन और आंदोलन की स्वतंत्रता, जब्त की गई संपत्ति और जमीनें वापस करने का आश्वासन। थैंक यू।